तो इसके लिए क्या है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि इसके लिए आपको पहले तो चीज़ क्या क्या चाहिए। देखो फर्स्ट चीज़ तो है जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उस नोट्स में से देख लेना है। सेकंड ये है कि आपको इसके अंदर IS कोड 1893 पार्ट 1 और 2002 में ये रिवाइज हुआ था, इसके अकॉर्डिंग अपनी डिज़ाइन होगी। तो ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइनिंग का कोड है, तो इस कोड को आप लोगों को क्या कर लेना है, डाउनलोड करना है। तीसरा अपन न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, स्टैटिक एनालिसिस मेथड के ऊपर, और दूसरा होता है टॉर्शनल रिजिडिटी को निकालने के लिए आपके। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्टैटिक एनालिसिस मेथड। तो देखो सबसे पहले समझो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन क्या होती है। तो बेसिक थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ कि अर्थक्वेक के बारे में क्या होता है, फिर अपन इसके डिज़ाइन वाले पार्ट के ऊपर आ जाएंगे अपन। तो देखो सबसे पहले ग्राउंड मोशन इन ऑल दी 3 डायरेक्शंस, दैट इज़ 2 ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस एंड 1 वर्टिकल डायरेक्शन। तो जब आप इसको देखोगे तो इसमें ऐसे होएगा कि जैसे मान लीजिए आपकी एक्स एंड वाई एंड जेड 3 डायरेक्शंस दी हुई है। तो एक्स एंड वाई जो आपकी आ रही है ये तो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है, और जो जेड डायरेक्शन आ रही है ये आपकी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है, तो जब ग्राउंड का मोशन होता है अर्थक्वेक के अंदर, ये क्या रहेगा, आपकी तीनों डायरेक्शंस के अंदर होएगा, दैट इज इन एक्स वाई एंड जेड के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपके ऊपर के ग्राउंड के ऊपर एक्स एंड वाई के अंदर आपको मोशन देखने को मिल रहा है और जेड के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपका। अब जैसे अपन इस अर्थ के डायग्राम को देखो, तो देखो अर्थ के डायग्राम के अंदर फोकस ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है कि जैसे जब अपन देखेंगे कि अर्थक्वेक जब भी होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्थक्वेक आपके सरफेस से ही स्टार्ट होएगा, ये कुछ डेप्थ के ऊपर आपके अर्थ के अंदर आपका स्टार्ट होएगा आपका ये। तो वो डेप्थ जहाँ से कि अर्थक्वेक आपका स्टार्ट हुआ है उसको अपन क्या कहते हैं, फोकस ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। और उसके जो पॉइंट, वर्टिकल पॉइंट जो कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर लाई करेगा, उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, एपी सेंट्रल पॉइंट कहोगे आपके पास अर्थक्वेक के अंदर। अब जो अर्थक्वेक होता है उसको रजिस्ट करने के लिए आपके पास क्या होता है कि बिल्डिंग जो होनी चाहिए ना, वो बिल्डिंग्स आपको बेटर रजिस्ट करती है अर्थक्वेक को, जो कि क्या होती है, सिमेट्रिक बिल्डिंग्स होती है या रेगुलर बिल्डिंग्स होती है। अब क्या होता है, इस चीज़ के कारण से 3 तरीके की इरेगुलरिटीज़ आपकी बिल्डिंग्स के अंदर आती है जनरली। फर्स्ट वन होती है मास इरेगुलरिटी, सेकंड होती है वर्टिकल इरेगुलरिटी, और थर्ड होती है टॉर्शनल इरेगुलरिटी। मास इरेगुलरिटी किसी भी स्ट्रक्चर में जब लगती है जबकि क्या होता है कि जो एडजेसेंट बिल्डिंग होती है आपकी, तो उसकी आपके पास में उसका जो मास है अगर वो 200 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है, जैसे ए और बी मान लीजिए 2 बिल्डिंग दे रखी है, 2 फ्लोर ऑफ बिल्डिंग्स दे के हैं, तो जो ए फ्लोर है उससे बी वाले फ्लोर का जो वेट है या जो मास है वो 200% ग्रेटर है, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, मास इरेगुलरिटी का हो जाएगा। अगर बी का वेट ए के वेट से 200% कम है तो फिर वो क्या है, मास इरेगुलरिटी का पार्ट नहीं होएगा। तीसरा होता है वर्टिकल, दूसरा होता है वर्टिकल इरेगुलरिटी। वर्टिकल इरेगुलरिटी का मतलब क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल जो आपका ग्राउंड आ रहा है आपका, उसके रेफरेंस में लेते हैं 150% का। अगर वर्टिकल हाइट आपकी उससे ज़्यादा है, उससे कम है, तो वो क्या हो जाती है, वर्टिकल इरेगुलरिटी का पार्ट हो जाएगा। अभी इसको मैं आगे डायग्राम के थ्रू तुमको बता दूंगा कि किस तरीके से होएगा। तीसरा क्या होएगा, टॉर्शनल इरेगुलरिटी। देखो टॉर्शनल इरेगुलरिटी के लिए ये वाला जो थर्ड वाला डायग्राम है आपका, ये वाला, इस वाला डायग्राम को देखिए, देखो ठीक है, नीचे से जो आ रहा है जिसके अंदर तुम देख रहे हो कि 2 पैनल्स जो कि आपकी वर्टिकल हाइट आ रही है इससे बाहर की तरफ निकल के चल रहे हैं बिल्डिंग का, तो इनके ये अनसपोर्टेड पोर्शन के अंदर है। तो ये अनसपोर्टेड पोर्शन जो भी इस बिल्डिंग का सीजी होगा उसके अबाउट क्या करेंगे, एक मोमेंट जनरेट करेंगे, और उस मोमेंट के कारण से इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस जो आ रही है, क्योंकि ये कैंटिलीवर की तरह एक्ट कर रही है बिल्डिंग आपकी, ठीक है, तो कॉलम्स के अंदर यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस के अंदर यहाँ पर एक मोमेंट फील हो रहा है, और वो जो मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टॉर्शनल इरेगुलरिटी का पार्ट हो जाएगा। तो अपन को ये कहते हैं कि जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है तो आपको रेगुलर स्ट्रक्चर्स को अपन क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइनिंग के लिए। तो जैसे देखिए कि आपके रेक्टेंगुलर शेप की बिल्डिंग्स होएगी, सर्कुलर शेप्स की बिल्डिंग होएगी या स्क्वायर शेप्स की बिल्डिंग होएगी, उनको प्रेफर करेंगे, न कि अपन एल शेप बिल्डिंग्स को, एक्स शेप बिल्डिंग्स को, एच शेप बिल्डिंग्स को नहीं करेंगे अपन प्रेफर। बट मान लीजिए अब जरूरी नहीं है कि हर बार जो बिल्डिंग होगी वो रेक्टेंगुलर शेप की रहेगी। तो जैसे इस बिल्डिंग को देखिए नीचे की तरफ जो इरेगुलर इन प्लान के अंदर दिखा रखी है, जो कि आपकी जे शेप के अंदर आ रही है। तो जब इसको आपको बनाना होगा तो इसको क्या करोगे, आप कट ऑफ कर दोगे किस जगह से, इन 3 पॉइंट से जो भी एक्सेस आ रहे हैं। तो देखो फर्स्ट रेक्टेंगुलर हो गया, सेकंड वाला रेक्टेंगुलर हो गया, और ये थर्ड वाला रेक्टेंगल हो गया। तो जब ये रेक्टेंगल के अंदर इस तरीके से बनाएंगे अपन, यानी इन बिल्डिंग्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा अपन गैप रखेंगे ताकि ये बेटर तरीके से अर्थक्वेक को क्या कर सके, रजिस्ट कर सके। तो ये बिल्डिंग्स आपकी वाले, ठीक है। अब जो अर्थक्वेक होती है इसको
मेजर करा जाता है आपका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के बेसिस पे। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्वांटिटेटिव मेजर होता है और इसको अपन रिक्टर स्केल के ऊपर अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और इंटेंसिटी जो होती है अर्थक्वेक की, ये क्या होती है कि अर्थक्वेक कितना ज़्यादा डैमेज कर रहा है पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड का। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई आपका लाइट का बल्ब है, तो जैसे मान लीजिए अगर वो 10 वॉट का बल्ब है, 20 वॉट का बल्ब है, 30 वॉट का बल्ब है, तो ये जो 30 वॉट, 10 वॉट, 20 वॉट आ रही है, ये तो उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है आपके अर्थक्वेक का, ठीक है। अब वो लाइट का जो बल्ब है उसके जस्ट पास में आप देखोगे तो लाइट आपकी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और उससे जैसे ही तुम दूर चले जाओगे तो तुम्हारी लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम फिनोमेना क्या होता है, अर्थक्वेक के अंदर फर्क करता है कि जैसे अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है उसके पास में तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, बट जैसे ही तुम क्या करोगे, एपिसेंटर से दूर जाते जाओगे तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक क्या रह जाएगा, कम होता जाएगा, बट जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड जो होगा अर्थक्वेक का वो क्या होगा, चेंज नहीं होएगा। अब क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो रिक्टर स्केल के ऊपर मेजर किया जाता है, और जो इंटेंसिटी होती है वो किसके, मर्काइली स्केल के ऊपर अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसके बाद में क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होती है वो दो तरीके की बिल्डिंग्स होती है। देखो, एक तो शॉर्ट बिल्डिंग्स होती है और एक आपकी टॉल बिल्डिंग्स होती है। तो टॉल बिल्डिंग्स तो जनरली कैंटिलीवर बीम्स की तरह या कैंटिलीवर बीम्स की तरह बिहेव करेगी, और वहीं जो शॉर्ट बिल्डिंग्स होएगी आपके, वो पोर्टल फ्रेम्स की तरह आपकी क्या करेगी, बिहेव करेगी। तो जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो, तो ये जो बिल्डिंग आ रही है टॉल बिल्डिंग, ये तो कैंटिलीवर बीम की तरह, और ये छोटी बिल्डिंग जो आ रही है इसकी तरह किसकी तरह, पोर्टल फ्रेम्स की तरह बिहेव कर रही है। अब क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ज़्यादा रजिस्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक को इन कंपैरिजन ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर्स। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको अंडर इनफोर्स सेक्शन को अपन प्रेफर करते हैं, जैसे कि अपन आरसीसी में कई बार पढ़ चुके हैं, अपन ये वाले स्टील में भी पढ़ रहे हैं अपन ये वाली चीज़, ठीक है। तो अपन इस तरीके से अंडर इनफोर्स बीम्स को या अंडर इनफोर्स सेक्शंस को ही प्रेफर करते हैं, न कि ओवर इनफोर्स सेक्शंस को या ओवर इनफोर्स बीम को अपन क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मान लिया आपके अर्थक्वेक आया, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड की शेकिंग होगी, और ग्राउंड की शेकिंग में मैंने तुमको बताया एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस के अंदर वो मूव करेगा। तो जब वो एक्स वाई जेड डायरेक्शंस के अंदर मूव करेगा और बिल्डिंग जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो वो अपनी पोजीशन पे रहेगी, एक्स वाई जेड में मूव करके अर्थक्वेक के जाने के बाद में दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। जबकि रिजिड स्ट्रक्चर्स होएगा तो उसके अंदर परमानेंट क्रैक्स आ जाएंगे या परमानेंट डिफॉर्मेशन उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर आ जाएंगे। तो ये अपन को इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो, और एक आगे और डायग्राम है जिसके थ्रू मैंने तुमको बता रखा है, तो इस वाले डायग्राम को देखो जिससे तुम ये समझ जाओगे। देखो, ये डायग्राम दे रखा है जिसमें मान लीजिए डक्टाइल स्ट्रक्चर है। इस डक्टाइल स्ट्रक्चर के ऊपर जब अर्थक्वेक आया उसके बाद में स्ट्रक्चर की शेकिंग हुई, स्ट्रक्चर क्या हुआ, बेंड करना स्टार्ट हुआ। तो आफ्टर अर्थक्वेक जब डैमेज हो रहा था, तो ये आफ्टर अर्थक्वेक क्या हुआ, ये इस रेट तक आपका क्या हुआ, बेंट हुआ, और जो इसके अंदर डैमेज हुआ वो भी थोड़ा और ज़्यादा मान लीजिए, ठीक है। बट ये क्या है, ये ब्रिटल मटेरियल नहीं है, ये क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। जैसे स्टील ले लीजिए, माइल्ड स्टील ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज कम होएगा इन कंपेरिजन ऑफ हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील्स की बजाय, HTS की बजाय। तो माइल्ड स्टील ज़्यादा डक्टाइल है इन कंपेरिजन ऑफ HTS या HYSD की बजाय आपके। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होएगा, जो डैमेज होएगा उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा अर्थक्वेक की वजह से, बट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कोलैप्स नहीं होएगा। पार्शियल डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर अलाउ होगा, पार्शियल डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, बट कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। जबकि वही कॉन्क्रीट को ले लीजिए, कॉन्क्रीट को अपन जानते हैं क्या होता है, ब्रिटल नेचर में होता है। तो जब कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर के अंदर मान लीजिए RCC या रिन्फोर्समेंट आपने नहीं दी, तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि कॉन्क्रीट एज ए ब्रिटल मटेरियल क्या करता है, एक्ट करता है आपका। अब किसी भी बिल्डिंग की अब बात आई कि ये जो अपन ने बात तो कर ली कि बिल्डिंग जो होनी चाहिए वो डक्टाइल होनी चाहिए, बट इस डक्टिलिटी को आपको कैसे बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो मेथड है उस मेथड को अपन क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन टेंशन इन्फोर्समेंट को कम करना है। तो मेंबर जो हो जाएगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन की तरह। सेकंड क्या करेंगे, इंक्रीज इन कंप्रेशन स्टील के अंदर, तो भी मेंबर अंडर इन्फोर्स सेक्शन हो जाएगा। माइल्ड स्टील यूज लेनी है, जैसे मैंने तुमको बताया HYSD की बजाय या HTS की बजाय। और शियर स्टीरअप्स को अपन यूज में लेंगे ताकि वो शियर को क्या कर सके, रजिस्ट कर सके, क्योंकि अर्थक्वेक के अंदर जो मेन फोर्स जो लगता है वो शियर फोर्सेज ही लगते हैं आपके पास में, ठीक है। तो उन शियर फोर्सेज को आपको क्या करना है, रजिस्ट करना है। फ्लेक्सुरल फोर्सेज की बजाय शियर ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है इन केस ऑफ अर्थक्वेक के अंदर आपका, ठीक है। अब टू ओवरऑल बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए अपने पास में इसमें 2-3 कंसेप्ट होते हैं जिनके ऊपर अपन चलते हैं। पहला कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं अपन वीक बीम स्ट्रॉन्ग कॉलम कंसेप्ट आपका। वीक बीम स्ट्रॉन्ग कॉलम कंसेप्ट से क्या मतलब है, जो बीम्स होती है, जैसे अपन जानते हैं कि वो क्या होती है, फ्लेक्सुरल मेंबर्स होते हैं। तो फ्लेक्सुरल मेंबर्स होंगे जो आपके, वो क्या होंगे,
रजिस्ट करेंगे किसको, बेंडिंग मोमेंट को जो उनके ऊपर आ रहा है। जबकि जो कॉलम है वो क्या आएंगे, आपके एक्सियल फोर्सेस को रजिस्ट करते हैं या फिर शियर फोर्सेस को आपके क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। और अर्थक्वेक के अंदर जैसे अपन ने बात करी ली, जो मेन प्रीडोमिनेंट फोर्स चल रहा है वो कौन सा है, शियर फोर्स है। तो आपको कॉलम्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने हैं इन कंपेरिजन ऑफ बीम्स की बजाय। तो ये कंसेप्ट हो गया स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम कंसेप्ट आपका, ठीक है। सेकंड क्या होता है आपके पास में, इसके अंदर मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो ये कंसेप्ट मैंने तुमको अभी प्लास्टिक एनालिसिस जो पढ़ाई थी उसके अंदर भी बताया था अपन ने। तो मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट क्या होएगा, जैसे मान लीजिए ये बीम कंसिडर करिए, फिक्स बीम है कोई, इसके ऊपर अलग अलग तरीके के लोड लग रखे हैं, जैसे W1 हो गया, W2 हो गया, W3 हो गया। तो सबसे पहले जब लोड लगेगा तो बीम क्या होएगा, इलास्टिक लोड से भी कम है, तो बीम क्या रहेगी आपकी, इलास्टिक कंडीशंस के अंदर ही रहेगी। अब लोडिंग को और इंक्रीज करते जाओगे तो वो कहाँ तक चल जाएगी, इलास्टिक लोडिंग तक। और लोडिंग का इंक्रीज करोगे तो इलास्टोप्लास्टिक में, और अल्टीमेटली वो किस में जाएगी, प्लास्टिक स्टेट में जाकर के बीम क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो यही चीज़ बता रखी है। जैसे ये बीम है जिसके ऊपर तुमने क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो देखो मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एज वी इंक्रीज द लोड फ्रॉम WP1 टू WP2, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो इसका है वो सेकंड से लेकर के किस पे चल जाएगा, थर्ड के ऊपर चल जाएगा। बट जैसे तो अपन ने प्लास्टिक एनालिसिस में पढ़ा था कि अगर अपन लोडिंग को इंक्रीज करते रहते हैं तो तुम्हारे पास क्या होता है, प्लास्टिक हिंजेस बनना स्टार्ट होती है। और यह यूनिफॉर्म लोडिंग है तो सबसे पहले जो प्लास्टिक हिंजेस बनेगी वो किस पे बनेगी, एंड्स पे बनेगी, उसके बाद में सेंटर पे बनेगी। तो जब एंड्स पे प्लास्टिक हिंजेस बनेगी, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है आपके पास में, तो जब इसका डायग्राम 3 की बजाय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला यहाँ पर इसका BMD बनेगा यहाँ पर ये। तो ये जो कंसेप्ट हो रहा है ना, जो फोर्थ वाला BMD बन रहा है थर्ड की बजाय, इसी कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब अगर लोडिंग और इंक्रीज कर रहे हो तो देखो अभी तो ये कर्व्ड पोर्शन के अंदर है, लोडिंग और इंक्रीज करोगे तो थर्ड प्लास्टिक हिंज बनेगी, और वो प्लास्टिक हिंज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ द बीम के ऊपर बनेगी, और अल्टीमेटली उस टाइम पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर को कोलैप्स नहीं होने देना है, उससे जस्ट प्रायर, उससे जस्ट पहले की कंडीशन तक आपको उसको स्ट्रक्चर की लोडिंग को परमिटेड है ये वाला इस चीज़ के अंदर। तो इस कंसेप्ट को अपन क्या कहते हैं, मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट कहते हैं। अब ये देखो आपको यहाँ पर अगला बता रखा है कि जो बीम, कोई बिल्डिंग दे रखी है, अब बिल्डिंग है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन, उसके बेस के कंपैरिजन में, तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो ज़्यादा आएगा। जबकि बीम के रेशो मतलब इस तरीके से रखा हाइट का और बेस का कि वो एक 1 या 1 से थोड़ा सा बहुत कम है, थोड़ा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जो उसके अंदर डिफ्लेक्शन होएगा वो क्या होएगा, कम होएगा आपके उसके अंदर ये, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बता रखा है। अब तीसरा क्या कह रखा है कि जो पीक वैल्यूज आती है डिज़ाइन करते वक्त अर्थक्वेक में, जैसा पीक वैल्यूज़ की क्या बात बताई मैंने तुमको, XYZ तीनों डायरेक्शन के अंदर तुम्हारे पास क्या आएंगे, यहाँ पर डिफ्लेक्शंस होंगे अर्थक्वेक की वजह से। तो पीक वैल्यूज जब तुम कंसिडर करोगे तो ऐसा नहीं है तुमको XYZ तीनों में एक साथ पीक वैल्यूज लेनी है, किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर ही तुम एट ए टाइम पीक वैल्यू को लोगे, या तो एक्स में लोगे या वाई के अंदर लोगे या जेड के अंदर लोगे। जैसे कि देखो यहाँ पर जब तुमने इसको डिज़ाइन करा तो देखो ELX यानी एक्स डायरेक्शन में तुमने पीक वैल्यू ली, और वाई और जेड में इसका 30% ले रहे हो। सेकंड वाले टाइम पे तुमने वाई के अंदर तुमने पीक वैल्यू ली, एक्स और जेड के अंदर उसकी 30% वैल्यूज़ ली, और ये थर्ड वाला कंसेप्ट हो गया जब तुमने जेड के अंदर पीक वैल्यू ली। तो एट ए टाइम तुम सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर पीक वैल्यू लेनी है तुमको डिज़ाइन करते वक्त, ऐसा नहीं है कि हर डायरेक्शन के अंदर तुमको पीक वैल्यूज़ लेनी है। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये जो भी कंसेप्ट मैं तुमको बता रहा हूँ ये सारे कंसेप्ट तुमको कोड में गिवन है। मैं तुमको लास्ट में ये बता दूंगा किस किस पेज पे कहाँ पर कोड के अंदर क्या सारी चीज़ें आपको गिवन है, वहाँ से आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स की क्या करनी है, डिज़ाइन देखनी है आपको ये वाला, ठीक है।